हेलो डियर, हाउ आर यू गाइज फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCQs के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल एस कैंपस। आज इस वीडियो में बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर MCQs, यानी MCQs में आप किस तरीके का टिप्स अपनाइएगा, किस तरीके का ट्रिक्स अपनाइएगा। और आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो जो है सभी के लिए है, जो 9th में है, 10th में है, 11th में है और 12th में है। क्योंकि आपको पता होगा कि MCQ जो है सारे के लिए टर्म 1 एग्जामिनेशन में लागू कर दिया गया है, यानी टर्म 1 एग्जामिनेशन में सारे लोगों से MCQ जी पूछे जाएंगे। इसीलिए आज आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी तुम 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो और 12th में हो, ये मैटर नहीं करता है। आपके एग्जामिनेशन में, तुम्हारे एग्जामिनेशन में MCQ जाएंगे तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और इस वीडियो देखना मत भूलिएगा, पूरा के पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बुक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, तुक्का कैसे मारना है, यानी कौन सा क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सारे के सारे चीज़ों को मैं बताऊँगा। और आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैंने तो बचपन से ही MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। मैं जब 6-7 में था, उसी समय मैंने एक बार नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था। उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था। उसके बाद जैसे ही मैं 10th से 12 में गया CBSE बोर्ड में आने के बाद, तो उसके बाद भी 11-12 में जो क्वेश्चन होते थे, जब मैं JEE वगैरह का तैयारी करता था या फिर कोई कम्पिटिटिव और ओलंपियाड वगैरह का तैयारी करता था, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते थे। तो आखिर मैंने इस फेज को कैसे झेला। और आप कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादातर करने होते हैं। तो आप ये कैसे कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंसों को आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आगे। जैसे ही आप 10th से 11th में आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन करना होता है। जैसे मैं जब 10th पास किया था तो मैं 6-7 में था, उस समय बचपन में, तो नवोदय वगैरह का सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया करता था, तो उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। लेकिन फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद, 4-5 साल तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आए। डायरेक्ट फिर 10th से 11th में आया तो कम्पिटिटिव वगैरह का तैयारी करनी थी, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरे स्कूल में DPP डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता था, DPS दिया जाता था, और बहुत सारे मतलब उसका वर्कशीट दिया जाता था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते थे। तो मैं कैसे कर पाया, वही चीज़ आपको भी बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर अब तो ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या टेंशन है, थ्योरी पार्ट को तो करना ही नहीं पड़ेगा उतना। आप नहीं, ऐसा बात नहीं। ऑब्जेक्टिव में थ्योरी पोर्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरीज पोर्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन MCQs, यानी MCQs में आपके थ्योरी पोर्शन जो होते हैं सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका थ्योरी ही ज़्यादातर कारगर होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल तो जो आएंगे सो आएंगे ही, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आएंगे, जिसमें आपको कंसेप्ट मालूम होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। आप मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। तो आपको थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही आप 10th से 11th में जाते हैं, तो जैसे ही मैं 10th से 11th में गया था, तो मेरे स्कूल वालों ने, मेरे कोचिंग वालों ने बहुत सारा क्वेश्चन हमको डेली प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दिया, वर्कशीट देना स्टार्ट कर दिया। और हर टॉपिक करने के बाद वो एक और वर्कशीट दे देते थे, और उस वर्कशीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था और हमको करना होता था। तो धीरे धीरे फर्स्ट 10-15 दिन मुझे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे एज इट इज़ मैं अपने लेवल में आ गया, और बहुत सारा प्रैक्टिस करते करते मैंने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड अच्छा से कर लिया, क्योंकि बचपन में किया हुआ था। लेकिन आप बचपन में नहीं किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप 9th 10th में आ गए हैं, 11-12 में आ गए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को MCQs बोलते हैं, यानी MCQs क्वेश्चन को आंसर शीट में भरना है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो को देखते रहिए और आपको आगे बताएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपके पास, अभी देखिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 25 अगस्त को, और आज ये वीडियो ये रिलीज हो जाएगी यूट्यूब पे। तो आपको पास अगस्त है, अगस्त का 5 डेज है, सितंबर का पूरा 1 महीना है, उसके बाद अक्टूबर का फिर 5 डेज लेना है। यानी आपके पास पूरे कितने दिन हो जाएंगे, 40 दिन हो जाएगा। कितने दिन, 40 दिन। यहाँ पे 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका कितने दिन हो जाएंगे फ्रेंड्स, 40 दिन हो जाएंगे। यानी अगस्त का 5 दिन हो गया, सितंबर का 5 दिन, सितंबर का 1 मंथ हो गया पूरा। उसके बाद
अक्टूबर का भी 5 डेज ले लेंगे, तो मिलाकर हम लोग को 40 डेज आ जाएगा। 40 डेज में आपको क्या करना है, वो 40 दिन है, 40 दिन में आपको पूरे थ्योरी को पढ़ लेना है। यानी आपको ये भी पता होगा कि मेरे क्लास 10th का जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, चाहे क्लास 11-12 का जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, उस टर्म 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको पता चल गया होगा। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, एसएसटी में, यानी कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, उस सारे चैप्टर को आप टिक मार लिए होंगे, आपको मालूम होगा, या फिर आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो जितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर को एनसीईआरटी से आप उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके थ्योरी को पूरा पढ़ जाइए। यानी आपको इतने दिन एक भी क्वेश्चन लगाने नहीं है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, आपको इन 40 दिनों में एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस आपको लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ना है। मैथ का थ्योरी पढ़ लेना है, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना है। साइंस फ्रॉम एनसीईआरटी, साइंस आपका साइंस में कोई भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर बायो से हैं तो एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी पढ़ लेना है। अगर आपके पास कोई साइड बुक्स है तो साइड बुक्स, अगर बोर्ड के लिए आप एक केवल बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइड बुक में आप ऑल इन वन आता है एक अरिहंत का, उसको ले सकते हैं, या फिर टुगेदर विथ आता है, अरिहंत टुगेदर विथ का आता है, जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक दिया रहता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया रहता है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आप एनसीईआरटी से इन 40 दिनों में पूरे के पूरे थ्योरी को पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको बताया कि अगस्त में 5 दिन बच जाएगा, सितंबर पूरा बचेगा, 5 दिन अक्टूबर में ले लेना है, 40 दिन आपके पास हो गया। 40 दिन में केवल आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। जब आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा तब आपके पास बच जाएंगे क्या, अक्टूबर में 25 दिन बच जाएंगे, उधर नवंबर में 5 दिन, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम आपका होता भी है तो फर्स्ट वीक के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो नवंबर का फर्स्ट वीक ले लीजिएगा, तो मान लीजिए उधर से 5 दिन ले लीजिएगा, इधर नवंबर में, अक्टूबर में 25 दिन बच जाएगा, नहीं आपका 1 महीना हो जाएगा। तो उस 1 महीने के अंदर यानी अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर में प्रैक्टिस एमसीक्यूज ओनली, यानी अक्टूबर में आपको क्या करना है, केवल एमसीक्यूज को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए छोटू, अक्टूबर में केवल आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, तो आखिर ये एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, तो मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक आपको बताऊंगा। अभी पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज, यानी पूरे जो अक्टूबर जो बचा, अक्टूबर में 25 दिन आपके बचा प्लस 5 डेज इन नवंबर, यानी नवंबर का 5 दिन आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन 40 दिन में कंप्लीट कर लिए होंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो अक्टूबर का 25 दिन बचा और 5 दिन नवंबर का, उसमें आपको केवल प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज ओनली, केवल एमसीक्यूज, यानी वो भी केवल सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। जैसे बुक्स हो गया, बुक्स आप कौन सा बुक्स लीजिएगा, तो बुक्स में आपको ओसवाल बुक्स फॉर एमसीक्यूज लेना है। एमसीक्यूज के लिए आप ओसवाल का बुक्स ले लीजिएगा। हाँ, ओसवाल में थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है क्वालिटी इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। तो ओसवाल का देखिए, मैं कोई यहाँ पे ओसवाल बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई उससे पैसा मिलने वाला है। आप ओसवाल बुक्स कोई भी बुक से खरीद सकते हैं, नहीं तो मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट का लिंक आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप ओसवाल बुक्स एमसीक्यूज के लिए ले लीजिएगा, और अरिहंत का ऑल इन वन बुक्स ले लीजिएगा साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, अगर 10th में है तो एसएसटी के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अरिहंत का ऑल इन वन बुक्स ले लीजिएगा, ताकि अगर आप एनसीईआरटी से ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ पाइए, थ्योरी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा एलोबरेट में दिया हुआ है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एमसीक्यूज भी इसमें भी दिया हुआ है। तो ओसवाल का भी एमसीक्यूज कर लेना है, और अरिहंत का ऑल इन वन बुक्स का एमसीक्यूज भी कर लेना है, और ऑल इन वन बुक्स का आप 40 दिन जो पढ़ने के लिए बोला है, तो एनसीईआरटी अगर समझ में आपको नहीं आता है तो ऑल इन वन का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आरडी शर्मा का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है, एनसीईआरटी का मैथ का एग्जाम्पल कर लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लेना है, जो छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद मैथ का आरडी शर्मा का ऑब्जेक्टिव करना है। उसके बाद डाउनलोड बल्क ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम गूगल एंड प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। उसके बाद आपको एक चीज़ क्या करना है, देखिए मेरा जब 12th क्लास में एग्ज़ाम होता था तो मैंने एयरफोर्स नेवी का भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया है। तो मैं क्या करता था कि एयरफोर्स नेवी वगैरह में, एनडीए वगैरह में एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो मैं नेट पर से क्या करता था, जितना भी, अगर मान लीजिए हमारा लाइट चैप्टर है,
तो लाइट चैप्टर का इंटरनेट पे जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में लाइट चैप्टर से रिलेटेड, वो तो उन सारे क्वेश्चन को मैं कर लेता था। यानी आपको भी यही करना है कि अब तो ये सारे बुक मान लीजिए आप ओसवाल का कर लिए, अरिहंत का कर लिए, उसके बाद भी आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से, यानी आप यहाँ पे जो हम लोग का नेट जो रिसोर्सेज है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं। यानी नेट से आपको क्या करना है कि बहुत सारे जितना भी वहाँ पे मटेरियल आपको मिलेंगे, बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQज मैथ का मिल जाएगा, SST का मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस का मिल जाएगा। यानी सारे के सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस सब चीज़ों का MCQज करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर मोबाइल से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड करने के बाद आप जाइएगा उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, नहीं उसको जेरोक्स करवा लीजिएगा। फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद आप उसको कीजिएगा और करने के साथ साथ एक OMR शीट का भी फ़ोटो कॉपी निकलवा कर आप OMR शीट पे भी भरिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अभी से ही हो जाए। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको MCQज करने हैं ओसवाल से, अरिहंत का आपको ऑल इन वन का आपका थ्योरी पढ़ना है, उसका MCQज करना है, उसका नेट पर से मैथ का RD शर्मा के लिए करना है, NCERT का एग्जाम्पलर करना है, उसके बाद नेट से सारे सब्जेक्ट का MCQज और ऑब्जेक्टिव को ही MCQज बोलते हैं, डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सारे के सारे चीज़ों को करना है। सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं OMR शीट एंड MCQ। देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, तो सबसे पहले आपको OMR शीट मिलेगा और MCQज का क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके क्वेश्चन पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको पढ़ लेना है। रीड जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन को केयरफुली यानी अच्छा से पढ़ लेना है। और मेरे मानना है कि आपके एग्ज़ाम में निगेटिव मार्क होगा नहीं, तो निगेटिव मार्क को करना नहीं है आपको, यानी निगेटिव मार्क नहीं होगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हो, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरा दोस्त था जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया था, तो वो मेरा दोस्त आकर हमसे बोल रहा है कि जानते हो आसिफ, हम ना जितना हार्ड क्वेश्चन था ना सबको कर लिए, यानी 4-5 हार्ड क्वेश्चन था सबको कर लिए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन करने के दौरान इजी क्वेश्चन के लिए मुझे समय नहीं मिला तो हम उसको नहीं कर पाए। तो बिल्कुल गधा जैसा काम किया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं सेम नंबर के होते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन जो है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 100 नंबर का क्वेश्चन भी 1 मार्क का होगा, यानी सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही कैरी करने वाले होंगे। तो मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन दिया हुआ है हार्ड, आप उस 10 हार्ड क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को कर लिए और 90 ईजी क्वेश्चन को नहीं कर पाए, उस 10 हार्ड टफ क्वेश्चन को करने के चलते, तो क्या होगा आपका कि आपका 10 के चलते 90 छूट जाएगा। इसीलिए आपको, क्योंकि यहाँ पे तो सब के सब क्वेश्चन का मार्क सेम होता है, आपको तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है कि फर्स्ट से लेके 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 4 से 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 8 से 12 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो ऐसा तो होता नहीं, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स का होते हैं। तो जब सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स का होते हैं तो आप यहाँ कोशिश करना है कि सबसे पहले ईजी क्वेश्चन को करें, नहीं तो वैसा ही गधा की तरफ जाइएगा और 90 क्वेश्चन को छोड़कर 10 क्वेश्चन कर आइएगा। तो इससे अच्छा आपका 10 नंबर ही आएगा, लेकिन उस 10 क्वेश्चन को छोड़कर 90 क्वेश्चन कर लिए रहते जो इजी था तो आपका 90 मार्क्स आता। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा पहले रीड जनरल इंस्ट्रक्शन, उसमें सारा चीज़ लिखा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपको कैसे करना है और क्या क्या करना है। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन करना है। आपको पहले क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते हैं ना, अगर जो क्वेश्चन आसान लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सही होगा, तो पहले इजी क्वेश्चन को करना है। उसका जब फर्स्ट टाइम इजी क्वेश्चन को करिएगा, जो आपको लगेगा कि हम बाद में कर लेंगे इसको, तो उसमें गोला कर देना है, गोल राउंड मार दीजिएगा। उसका फिर पहले इजी क्वेश्चन कीजिएगा। तो इजी क्वेश्चन करने के दौरान जो इजी क्वेश्चन हो जाएगा उस सब में जो इजी क्वेश्चन हो जाएगा तो हो जाएगा, जो नहीं होगा उसमें गोला कर दीजिएगा, यानी उसमें गोल राउंड कर दीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा। फिर जब फर्स्ट इजी क्वेश्चन हो जाएगा तो सेकेंड राउंड में आपको जिसमें राउंड किए थे उस क्वेश्चन को करना है। जब ये राउंड क्वेश्चन भी हो जाएगा तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसको करना है, यानी जो आपको लग रहा था कि हमसे हुआ कि नहीं उसको कर लेना है। जब मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने के बाद भी अगर आप मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बोल रहा है तो फोर्थ राउंड क्या है, तुक्का मारना है। तो तुक्का कैसे मारना है दोस्तों, तुक्का मारने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो आप हमेशा याद रखिएगा पहले इजी क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद उससे हार्ड करना है,
फिर उसके बाद उससे हट करना है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको जल्दी से करना है, तो तुक्का का प्रयोग करेंगे। टाइम बचा है तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। टाइम नहीं है तब तुक्का मारेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तुक्का मारना सही बात नहीं है, तुक्का तब मारेंगे जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा तब। तो एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जब क्वेश्चन करिएगा ना, तो क्वेश्चन करने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कर दिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर है, तो OMR शीट में भी सी भरते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में टिक लगा दिए और लास्ट में OMR शीट को भरेंगे, नहीं, साथ ही साथ OMR शीट को भरना है ताकि आपके एग्जामिनर आपसे छीन ना हो। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भी शुरुआत में क्या करता था कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेता था और क्वेश्चन में ही टिक मार देता था कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन क्या होता था, लास्ट में OMR शीट भरते समय कम बचता था और जल्दी जल्दी OMR शीट अच्छा से नहीं भर पाता था और मैडम आकर कॉपी छीन लेती थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, उसका आंसर OMR शीट में भरना है। सेकेंड क्वेश्चन कीजिएगा, उसका आंसर OMR शीट में आपको भर देना है। तो पहले ईजी राउंड करना है, सेकेंड में उससे भी ज़्यादा हार्ड होगा उसको करना है, लास्ट में जो सबसे हार्ड होगा उसको करना है। जो सबसे हार्ड होगा अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तब लास्ट में तुक्का मारना है। अब देखिए तुक्का मारने का स्ट्रेटेजी क्या है कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आंसर इज ऑप्शन बी। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ज़्यादा आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन बी होते हैं। तो आपको कोशिश करना है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन बी को मार के आ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बताते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अगर कुछ समझ में आपको नहीं आएगा तो ऑप्शन बी मार लेना है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 4 दिया है, A B C D, अगर 4 दिया रहता है तो ज़्यादातर उसका चांस होता है कि इसका आंसर बी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 5 दिया हुआ है, A B C D E, तो इसमें ज़्यादा चांस होता है कि इसका आंसर क्या होता है, ई होता है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका आंसर आपको बी में मारना है, अगर 5 दिया हुआ है तो आपको उसका आंसर ई में मारना है। यानी तुक्का मारने का स्ट्रेटेजी ये बता दिया आपको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक प्रूवन ट्रूथ है। आप गूगल वगैरह पे भी सर्च मार सकते हैं, चाहे मैं इसको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी किया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सारे कुछ दिए हैं। तो मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, A B C D, तो ज़्यादातर 4 ऑप्शन वाला में बी नंबर का सही होता है, यानी सेकेंड नंबर का सही होता है, और 5 वाला में ई नंबर का सही होता है, और 5 नंबर का, ई मतलब 5 यानी ई सही होता है। अब देखिए अगर यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक एलिमिनेटेड मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है 5, 15, 20 एंड 100। तो अब देखिए इनमें से ऑड कौन है, ऑड 100 है, तो 100 ऑड है तो इसको तो मान लेंगे कि ये नहीं होगा। अब ये 3 में चूज करना है, तो इन 3 में से ही कोई आंसर होगा, तो ये 3 में से आंसर कौन होगा, बी होगा। तो हमारे कहने का मतलब कि आपको तुक्का मारना है। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो बी में मारेंगे, 5 ऑप्शन दिया हुआ है तो ई में मारेंगे। उसके बाद अगर मैथ का क्वेश्चन होगा तो मैथ में आप क्या करना है, मैथ का अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, OMR शीट को साथ साथ भरना है। आपको और बता दिए टिप्स, ऑल क्वेश्चन आर ऑफ सेम नंबर, प्लीज सॉल्व इजी फर्स्ट देन मूव ऑन टू डिफिकल्ट। पहले सब क्वेश्चन सेम मार्क्स का होता है, तो पहले आपको इजी सॉल्व करना है, क्योंकि पहले अगर टफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो टफ का भी मार्क्स सेम है और इजी का भी मार्क्स सेम है। तो पुनः पहले हम इजी सॉल्व कर लेते हैं, इजी ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा इजी सॉल्व कर लीजिएगा, फिर टफ लास्ट में करना है। टफ नहीं होगा तब तुक्का मारना है। मैथ में आप याद कर सकते हैं, मैथ में क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो एक्स का वैल्यू जो दिया होगा उसमें पुट करके बराबर 0 आ जाएगा तो वही आंसर होगा। तो मैथ में आपको पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर वाला भी ट्रिक अपनाना है, और तुक्का मारने के लिए बी सही होगा, अगर 5 ऑप्शन होगा तो ई सही होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताया, 4-5 चीज़ बताया। पहला चीज़ क्या बताया कि आपको 40 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को NCERT से कवर कर लेना है, सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद आपके पास 1 महीना बचेगा, अक्टूबर का 25 दिन और नवंबर का 5 दिन। उसमें आपको MCQs करना है, और सवाल बुक्स का करना है, अरिहंत का ऑल इन वन का करना है। उसके बाद आपको नेट पर से जितना ज़्यादा मटेरियल हो सकता है MCQs का, उसको डाउनलोड करके करना है। उसके बाद मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन को करना है, पहले इजी क्वेश्चन को करना है। RD शर्मा का मैथ वगैरह भी कर लीजिएगा। पहले इजी क्वेश्चन को करना है, फिर डिफ़िकल्ट, फिर उससे डिफ़िकल्ट, लास्ट में नहीं होगा तब तुक्का मारना है। OMR शीट को साथ साथ भरना है। आपको कभी भी पहले टफ क्वेश्चन नहीं करना है, टफ क्वेश्चन पहले कीजिएगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा। मैथ में पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला कंसेप्ट को लगाना है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव इतना ही टिप्स था आज के लिए MCQ में, और भी आगे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले MCQs का एक ऐसा तुक्का सीरीज बनाऊंगा जो आपको 100%, 99% रिजल्ट आपको सही देगा। अगर आपको क्वेश्चन आते भी नहीं है तो ऐसा तुक्का मारने का ट्रिक बताऊंगा,
सारे सब्जेक्ट में कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब उस वीडियो को हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक चीज़ को बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि सर आपको वीडियो और इस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि योर फीडबैक इज अप्रिसिएबल। आपका फीडबैक जो होगा यहाँ मेरे लिए अप्रिसिएबल होगा। और दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th का नोट्स मेरे प्लेलिस्ट में है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स डाउनलोड हो चुका है। अब अभी नेक्स्ट डे हम यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नोट्स डाउनलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को मेरा दोस्त को भी देखना चाहिए तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।